जय हिंद साथियों। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी प्यारे साथियों का, भाइयों का, दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना। और आप लोगों से एक शिकायत ये रहती है बार बार कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, इतने मेहनत से जो है हम कंटेंट एकत्रित करके आप लोगों के लिए लाते हैं और आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए और आप क्लास के अंत तक बने रहे। जब आप क्लास को बीच में से छोड़कर जाएंगे तो इसी तरह आप अपने जीवन में जो है भागते रहेंगे। ये कोई इंटरटेनमेंट का क्लास नहीं होता है दोस्तों, ये कोई रील्स नहीं है 30 सेकंड और 25 सेकंड वाला, है ना, कि देखे और स्क्रॉल कर दिए, देखे और स्क्रॉल कर दिए। ये जो है क्लास है आपके वन डे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हाल फिलहाल में जो है बिहार टीचर की वैकेंसी आने वाली है, बीपीएससी टीचर की, उसमें भी आधुनिक इतिहास का एक अलग ही क्रेज है। 8-10 प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इन सब तमाम सब्जेक्ट के, इन सब तमाम आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है ये आधुनिक इतिहास जो है आपकी अहम भूमिका यानी कि अहम रोल अदा करेगी। अभी जितने भी फिलहाल में एग्जाम हुए हैं वहां पर आप देखेंगे कि मिडिएवल हिस्ट्री से तो क्वेश्चन 9 के बराबर रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा क्रेज है तो आधुनिक इतिहास का है ना, आधुनिक भारत के इतिहास का है। इसलिए जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास को इतना तन और मन से जो है आपके सामने पढ़ा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार और उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो अपना चैनल है उसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और भले ही वो हमारा क्लास देखे अथवा नहीं देखे, लेकिन आपका क्या काम है, शेयर कर देना, ठीक। और अपने दोस्तों से थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और खुद भी कर लीजिए, ठीक। पिछले क्लास में जो है हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ लिए थे। यहां से जो हम लोग कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे का आज क्लास होगा। आज की क्लास में जो है हम भारत के वायसराय को समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में जो है भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे और हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं और 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम जो वायसराय बनने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी कैनिंग होते हैं, वो भी कैनिंग होते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं, तो कैनिंग बनते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं, कैनिंग बनते हैं, ठीक। और एज अ वायसराय जो है इनका शासनकाल 1858 से लेकर के 1862 तक रहता है। 1858 से लेकर के 1862 तक ये भारत के वायसराय के पद पे बने रहते हैं और कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। और जब 1858 का चार्टर एक्ट आया तो 1858 से लेकर के 1947 तक, 1858 से लेकर के 1947 तक जो है भारत में वायसराय का पद बना रहा, ठीक। तो ये भी चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले क्लास में जो है हम आपको कैनिंग के बारे में समझाए थे, कैनिंग के कार्यकाल में क्या क्या कौन सी घटनाएं घटित हुई एज भारत के गवर्नर जनरल, उसको समझाए थे। आज 58 से 62 तक, सॉरी 58 से 62 तक, 16 लिखा गया ना, 58 से 62 तक जो है ये भारत के प्रथम वायसराय के पद पे बने रहते हैं। तो एज अ वायसराय इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैनिंग के शासनकाल में साथियों सबसे पहले 1860 में बजट पेश होता है। कैनिंग के शासनकाल में क्या होता है कि 1860 में जो है सर्वप्रथम यानी कि पहली बजट पेश की जाती है। पहली बजट पेश होती है कैनिंग के शासनकाल में। 1860 में सर्वप्रथम बजट पेश किया जाता है और इस बजट में इनकम टैक्स का प्रावधान किया जाता है, इनकम टैक्स का प्रावधान किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इनकम टैक्स का प्रावधान कैनिंग के शासनकाल में ही जब 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था, उसी में इनकम टैक्स का भी प्रावधान किया जाता है कि आपके आय से एक निश्चित आय निर्धारित की जाती है और उसमें ये प्रावधान रहता है कि आपके आय पर क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो है बजट वाली जो घटना हुई कैनिंग के शासनकाल में हुई, ठीक। इसके बाद
हाईकोर्ट अधिनियम आता है कैनिंग के शासनकाल में। हाईकोर्ट अधिनियम आता है, हाईकोर्ट अधिनियम। हाईकोर्ट अधिनियम को भी ध्यान में रखेंगे कि कैनिंग के शासनकाल में क्या आता है, हाईकोर्ट अधिनियम आता है 1862 में। 1862 में हाईकोर्ट अधिनियम आता है, और हाईकोर्ट अधिनियम जब 1862 में आता है तो मद्रास, बंगाल, मद्रास, बंगाल और बंबई, मद्रास, बंगाल और बंबई, ये जो 3 प्रेसिडेंसी नगर थी अंग्रेजों की, तो हाईकोर्ट अधिनियम के तहत, हाईकोर्ट अधिनियम के तहत बंबई, मद्रास और बंगाल में हाईकोर्ट का गठन किया जाता है। हाईकोर्ट का गठन किया जाता है, और हाईकोर्ट अधिनियम 1862 किसके शासनकाल में आता है साथियों, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही कैबिनेट प्रणाली का गठन होता है। इसके शासनकाल में ही क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में क्या होता है, तो कैबिनेट प्रणाली का गठन होता है। कैबिनेट प्रणाली का गठन, तो कैबिनेट प्रणाली का जो है गठन किसके काल में होता है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही होता है। मतलब अभी जो हम आपको भारत के वायसराय के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ही चीज, मात्र एक चीज समझने का प्रयास करना है कि कौन से गवर्नर जनरल या कौन से वायसराय के शासनकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई। इस चीज को सिर्फ आप अभी यहाँ पर देखते चलना है, और इन सब तमाम घटनाओं के बारे में आगे हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक, आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये सब था कैनिंग के बारे में। और जब कैनिंग का शासनकाल 1862 में समाप्त होता है, तो भारत के वायसराय के पद पर जो अगले व्यक्ति आते हैं उसका नाम रहता है एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल जो रहता है वो रहता है 1862 से लेकर के 1863 तक, महज 1 साल का इसका शासनकाल रहता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। ठीक, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसके समय हुआ था बहावी आंदोलन। इसके समय क्या हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन के बारे में हम लोग जब धार्मिक सुधार और सामाजिक आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वहां पर हम बहावी आंदोलन के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये चीज को समझिए कि लॉर्ड एल्गिन के समय में 1862 में बहावी आंदोलन हुआ था, और बहावी आंदोलन को दबाने का प्रयास लॉर्ड एल्गिन के द्वारा ही किया गया था। बहावी आंदोलन एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था, और यह मुसलमानों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था। और बहावी आंदोलन के तहत भारत में इस्लामीकरण करना था, भारत में ज्यादा से ज्यादा इस्लामीकरण करना था। यानी कि ये कह सकते हैं कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य इस्लामीकरण को बढ़ावा देना था। जब एल्गिन प्रथम को पता लगा कि बहावी आंदोलन एक इस्लामिक आंदोलन है और इसका उद्देश्य इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है, तो एल्गिन प्रथम ने क्या किया, बहावी आंदोलन को समाप्त कर दिया। बहावी आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, समाप्त कर दिया। लॉर्ड एल्गिन के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड लॉरेंस। उसके बाद जो है लॉर्ड एल्गिन के बाद शासनकाल किसका आता है, लॉर्ड लॉरेंस का, लॉर्ड लॉरेंस का आता है। और लॉर्ड लॉरेंस का जो शासनकाल रहता है 1864 से लेकर के 1869 तक, 1864 से लेकर के 1869 तक लॉरेंस भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त रहता है। और इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना यह घटित हुई थी लॉरेंस के समय में कि 1865 में क्या हुआ था, भूटान से युद्ध हुआ था, आंग्ल भूटान युद्ध हुआ था। साथियों, हमने आपको समझाने का बार बार प्रयास किया कि अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यहाँ की देशी रियासतों के साथ समझौता के तहत, संधि के तहत, सहायक संधि के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत, गोद निषेध प्रथा के तहत, यहाँ तक कि पंजाब के ऊपर युद्ध के तहत, तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया ही किया। उसके साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने, यानी कि अंग्रेजी कंपनी ने पड़ोसी राज्यों के साथ भी, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी युद्ध करके जो है उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो आंग्ल और भूटान युद्ध हुआ था, 1865 में हुआ था, और यह लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था। इसके समय समुद्री टेलीग्राफ सेवा, लॉर्ड लॉरेंस के समय जो है समुद्री टेलीग्राफ की सेवा, समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत हुई थी, समुद्री टेलीग्राफ सेवा, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी साथियों लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। और लॉर्ड लॉरेंस जब भारत के
वायसराय के पद पर नियुक्त होता है तो ये अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप मतलब वहां की शासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये था 3 वायसराय के बारे में। सबसे पहले हमने आपको कैनिंग के शासनकाल के बारे में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उसको बताया। लॉर्ड एल्गिन के बारे में बहावी आंदोलन का शुरुआत हुआ था और बहावी आंदोलन को दबाने का प्रयास लॉर्ड एल्गिन ने किया। लॉर्ड लॉरेंस के समय भूटान युद्ध हुआ था 1865 में और लॉर्ड लॉरेंस ने इसी के शासनकाल में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो साथियों ये था 3 वायसराय के बारे में। और इसके बाद की वायसराय को देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है मेयो, लॉर्ड मेयो। तो साथियों मिटा दे इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। लॉरेंस के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को देखेंगे कि इसका शासनकाल जो है 1869 से लेकर के 1872 तक रहता है। 1869 से लेकर के 1872 तक मेयो का शासनकाल रहता है। मेयो का शासनकाल रहता है। इसने क्या किया, मेयो ने अपने शासनकाल में जब मेयो भारत के वायसराय बनकर के आया तो इसने राजस्थान में मेयो क्या किया, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। मेयो कॉलेज की स्थापना किया, मेयो कॉलेज की स्थापना किया मेयो। और मेयो कॉलेज का स्थापना क्यों किया, तो ताकि जो यहाँ के देसी रियासत के राजकुमार थे, मतलब राजा महाराजा के जो पुत्र थे, देसी रियासत के जो राजकुमार थे, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ के देसी रियासत था और देसी रियासत के जो राजा महाराजा हुआ करता था, तो उस राजा महाराजा के पुत्र के लिए, पुत्र के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है लॉर्ड मेयो ने राजस्थान में मेयो कॉलेज का निर्माण किया। तो आप देख ही रहे हैं कि राजा महाराजा के बेटा के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज खोला जा रहा था और गरीबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और अभी भी वही हो रहा है। जो लोग अमीर व्यक्ति है उसके लिए सब सारी सुविधाएं हैं और गरीब तो पिसा ही रहा है कि नहीं। तो मेयो जो है मेयो कॉलेज की स्थापना किया था राजस्थान में। इसके बाद मेयो के समय पहली बार जो है 1972 में जनगणना की गई, जनगणना की शुरुआत की गई। मेयो के समय 1972 में पहली बार जनगणना की गई, लेकिन ये जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। ये जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो पाया कहने का मतलब ये शुरुआती दौर था और शुरुआती दौर में जनगणना तो किया गया, लेकिन ये जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन मेयो ने भारत के लोगों की गिनती करने की कोशिश किया था, मतलब यहाँ जनगणना शुरुआत करने की कोशिश किया था मेयो। तो जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1972 में। लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना जो है रिपन के समय में 1981 या 82 के आसपास जो है नियमित जनगणना होने लगती है उस समय से। तो पहली बार जनगणना 1972 में आप ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। इसके बाद मेयो क्या काम करता है कि मेयो एक बार घूमने के लिए जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, मेयो अंडमान निकोबार घूमने के लिए जाता है और अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही एक क्या है, सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल है। मेयो कहां घूमने के लिए जाता है, अंडमान निकोबार घूमने जाता है और अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही क्या है, सेलुलर जेल है। जब मेयो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल से घूम करके जब वो घूमने जाता है और घूमते घूमते शाम हो जाता है, सूर्यास्त होने को रहती है, तो सूर्यास्त होने को रहती है तो उसी समय क्या होता है कि उस जेल का एक कैदी रहता है जिसका नाम रहता है अली अफरीदी। अली अफरीदी, अली अफरीदी क्या काम करता है कि शाम हो ही चुका था, अंधेरा का फायदा उठाता है और मेयो के पेट में चाकू गोद देता है। मेयो के पेट में चाकू भोंक देता है और जिस वजह से क्या हो जाती है, मेयो की मृत्यु हो जाती है। मेयो की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मेयो की मृत्यु कहां पर हुई, तो अंडमान निकोबार में हुआ। एक अली अफरीदी नामक कैदी था, वो कैदी क्या करता है, सूर्यास्त होने की थी
अंधेरा का फायदा उठा करके मेयो को पेट में चाकू भोंक करके मेयो को जान मार देता है। तो मेयो एक ऐसा अंग्रेज वायसराय हुआ, एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसकी मृत्यु जो है वायसराय के पद पर रहते हुए हुआ, है कि नहीं। जितने भी भारत में गवर्नर जनरल या गवर्नर या भारत के वायसराय बने, उसमें से मेयो एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी मृत्यु जो है वायसराय के पद पर रहते हुए हुआ, और इसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी अली अफरीदी के द्वारा। तो ये था मेयो के बारे में। मेयो के बाद जो अगला गवर्नर बनता है, अगला गवर्नर गवर्नर नहीं, वायसराय, अगला वायसराय के पद पर नियुक्त होता है, उसका नाम रहता है नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो है शासनकाल रहता है 1872 से 76। 1872 में मेयो की हत्या हो जाती है, तो 1872 से लेकर के 76 तक इसका शासनकाल रहता है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल रहता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय क्या होता है कि स्वेज नहर खुल जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय स्वेज नहर को खोल दिया जाता है, और स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो जाती है। स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो जाती है, जिसके वजह से व्यापार करना और सुगम हो जाता है, व्यापार करना और आसान हो जाता है स्वेज नहर खुल जाने से। तो ध्यान में रखेंगे स्वेज नहर किसके शासनकाल में खोला गया? नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। ठीक, नॉर्थब्रुक के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। 1872 में क्या हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के जो विवाह का उम्र था उसको जो है 14 वर्ष किया गया, और लड़का का जो विवाह का उम्र था उसको 16 वर्ष किया गया। 14 वर्ष और 16 वर्ष, 14 वर्ष नहीं, लड़का का 18 वर्ष किया गया था, लड़का का जो है 18 वर्ष किया गया। तो नेटिव मैरिज एक्ट ये जो है आया था नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही आया था 1872 में। ठीक, और इसी के शासनकाल में जब नेटिव मैरिज एक्ट आया तो इस समय लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, और लड़का के विवाह की उम्र को 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। तो नेटिव मैरिज एक्ट को क्या करेंगे आप? ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये था नॉर्थब्रुक के बारे में। और नॉर्थब्रुक के बारे में एक और बात ये कि जब नेटिव मैरिज एक्ट आया तो उम्र का तो निर्धारण किया ही गया, और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान था कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप जो है जिस जाति में है उसी जाति में विवाह करें, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। आप जो है अंतरजातीय विवाह भी कर सकते हैं। और तब से लेकर आज तक, आजादी के बाद भी जो हिंदू मैरिज एक्ट बना, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये प्रावधान है कि जो है आप जो है अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ब्याह करेंगे तो अपने जात से करेंगे, और समाज में ये होता भी है कि जिस जाति के लोग हैं उसी जाति में जो अपना बेटा बेटी को विवाह करना जो है पसंद करते हैं। अगर आप दूसरे जात के लड़की से ब्याह करिएगा तो क्या होगा? समाज आपको भात काट देगा, दाल काट देगा, समाज जो है अपने साथ भोज खाने नहीं देगा। तो ये सब जो है तमाम तरह की जो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समाज जो है ना कितनों भी गलत है, फिर भी आपको रहना है समाज में ही। ऐसा तो ना ऐसे आप समाज छोड़ करके चल जाइएगा मतलब आसमान में घर बनाने, रहना है आपको समाज में। भले ही संविधान ने यह अधिकार दिया है कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं, लेकिन कोई लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर तो नहीं करते हैं, है कि नहीं। और जो लोग करते हैं उसको समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता है ना। और समाज के बारे में कहना ही क्या है, समाज तो सीता माँ को भी नहीं छोड़ा था। जब सीता माँ वनवास गई तो सीता माँ के ऊपर भी समाज ने उंगली उठाने का काम किया कि ये सीता जो है लंका में रावण के यहाँ 14 वर्ष रह करके आई और राम ने इसको अपना लिया, है कि नहीं। तो समाज का क्या कहना है, समाज किसी को छोड़ता थोड़ी। तो भले ही अंतरजातीय विवाह का जो प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में, और नॉर्थब्रुक के शासनकाल में जो ये नेटिव मैरिज एक्ट आया था उसमें भी अंतरजातीय विवाह का प्रावधान था, लेकिन अगर आपको समाज के साथ रहना है तो आप अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते। अंतरजातीय विवाह करिएगा तो समाज आपको बहिष्कार कर देगा, भात काट देगा, भात खाने नहीं देगा समाज। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर भात खाना है समाज में, भोज खाना है, तो ये अंतरजातीय विवाह नहीं करिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है,
लॉर्ड लिटन का शासन काल आता है। 1876 में इसका शासन काल खत्म हो जाता है। उसके बाद किसका शासन काल आता है? लॉर्ड लिटन का शासन काल आता है। आज की क्लास जो है थोड़ा लंबी चलेगी। आज जो है वायसराय को निपटा देना है, और वायसराय ज्यादा है ना, 20-25 ठो वायसराय है। जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है क्या? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन का जो शासन काल है 1876 से 1880 तक, इसका शासन काल है 1876 से 1880 तक। तो साथियों, जो अगला वायसराय बनता है लॉर्ड लिटन बनता है। और लॉर्ड लिटन जो क्या था, एक अच्छे साहित्यकार था। यह जो अच्छा साहित्यकार तो था, लेकिन ये भारतीयों से जलता था। भारतीयों से क्या करता था? ये जलता था, एकदम ही जरंत व्यक्ति था। ये जितना भी काम किया है ना, भारतीयों के अहित में किया है, भारतीयों के अहित में किया है। कौन? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, इसको जो है भारतीयों से नफरत रहता था। ये जो है भारतीयों से क्या करता था? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ये ससुरा, ये लॉर्ड लिटन जो है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये साहित्य का जानकार था, ये लेखक था, पुस्तक लिखता था, है ना। लेकिन ये पढ़ल लिखल होने के बावजूद ये एक नंबर का बैल था, गधा था। ये भारतीयों से क्या करता था? नफरत करता था। और ये नहीं चाहता था कि भारत के छात्र जो है, भारतीय छात्र जो है, वो सिविल सेवा में जाएं। सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी, जो उस समय आईसीएस का एग्जाम होता था और जिसके तहत भारतीय छात्र सिविल सेवा में प्रवेश करते थे। लिटन नहीं चाहता था कि भारतीय छात्र सिविल सेवा में जाए, इसलिए जो है, जो एक निर्धारित उम्र 19 वर्ष थी उसको घटाकर ये 19 वर्ष कर दिया। सबसे पहले सिविल सेना में जाने की निर्धारित उम्र कितना थी? 21 वर्ष थी, और उसको ये घटा करके क्या कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। लिटन भारतीय प्रेस पर एक एक्ट लाया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट को जो है वज्रपात की संज्ञा दिया गया। वज्रपात की संज्ञा दिया गया। मतलब जब 1857 का क्रांति हुआ ना, तो 1857 की क्रांति में जो सिपाही विद्रोह हुआ, उसमें क्या हुआ कि भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ मतलब भारतीय लोगों को लगने लगा कि हम सब भारतीय एक हैं। हम सब भारतीय क्या है? एक हैं। और अंग्रेज जो है विदेशी है, और वो हम पर शासन प्रशासन चला रहा है, हम लोग को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। और इस चीज से आजादी लेने के लिए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए है, हम सबको एक होना पड़ेगा और एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जब 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे? अखबारों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लेख लिखते थे। और वो लेख में एक संदेश ये देने का काम करते थे भारतीयों को कि हम सब भारतीय एक है, और हम सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, और तब जाकर के हम कहीं जो है अंग्रेजों से मतलब पीछा छुड़ा पाएंगे, यानी कि अपने आप को आजाद करा पाएंगे। तो जब लिटन को लगा, और वो जो लेख लिखते थे हिंदी में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, है ना, या यहाँ की जो मूल भाषा है उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये सब में जो है लेख लिखने का काम होता था, और ये सब भाषा अंग्रेज को समझ में उतना आता नहीं था। तो लिटन को लगा ये जो लेख लिखा जा रहा है ये कहीं ना कहीं भारतीयों को उकसाने के लिए किया जा रहा है, उकसाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया, है ना। मतलब लेख को छापने के लिए मना कर दिया गया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वज्रपात की संज्ञा दिया गया। वज्रपात की संज्ञा दिया गया। वज्रपात की संज्ञा दिया गया। तो लिटन के समय में ये सब घटनाएं घटित हुई, देख रहे हैं, सब यह जो है भारतीय के विरोध में ही कर रहा है। इसने जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये भी 1878 में आया था। और 1878 में ही भारतीय सशस्त्र अधिनियम लागू करता है। ये भारतीय सशस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम या सशस्त्र अधिनियम। इस अधिनियम के तहत यह कहा जाता है भारतीयों को कि जिस किसी को भी गोली, बंदूक, पिस्तौल रखना होगा उसको लाइसेंस लेने का जरूरत पड़ेगा। मतलब बिना लाइसेंस के जो है आप अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। इससे पहले जो है जो भी भारतीय अस्त्र शस्त्र रखते थे, गोली बंदूक रखते थे,
उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया और इसके तहत यह घोषणा किया कि अब किसी भारतीय को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में ही क्या हुआ था साथियों, पारित हुआ था। तो देख रहे हैं लिटन कैसे भारतीय के विरोध में काम कर रहा है ना। और इसी के समय, लिटन के समय में ही भयंकर अकाल पड़ा। लिटन के समय में ही क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा और भयंकर अकाल पड़ा। और इसी के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार, इसी के समय क्या हुआ, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार, और प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877, 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और यह आयोजन इसलिए किया गया था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, ब्रिटेन की महारानी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी जानी थी। ब्रिटेन की महारानी को जो है सम्मानित किया जाना था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया जाना था, केसर ए हिंद की उपाधि दी जानी थी महारानी विक्टोरिया को। जिस समय सोचिए ये ऐसा मतलब व्यक्ति, घटिया किस्म का आदमी था, ये घटिया किस्म का ये वायसराय बना कि जिस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, लोगों जो है खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। और उस समय ये दिल्ली में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था और लाखों करोड़ों रुपया को पानी की तरह बहा रहा था, पानी की तरह जो है बहा रहा था, है ना। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1 जनवरी 1877 में। और ये किया क्यों, तो ब्रिटेन की महारानी का आगमन होने वाला था और उसको केसर हिंद की उपाधि दी जाने वाली। तो ये सब जो है तमाम घटनाएं घटित हुई इसके शासनकाल में और सबके सब भारतीयों के विरोध में ही ये घटनाएं घटित हुई, भारतीयों के अहित में ही ये सब घटना जो है घटित हुई। उसके बाद अगला वायसराय बनता है। अगला वायसराय के पद पर जो नियुक्त होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को देखिए, लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर के 1884 तक जो है वायसराय के पद पर बना रहता है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक वायसराय के पद पर बना रहता है। वही दोस्तों जो है लॉर्ड लिटन जितने भी सारे काम किए भारतीय के हितों में काम किया था। लेकिन लॉर्ड रिपन जब ये भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त होते हैं तो ये जो है भारतीयों के हित में काम करते हैं और भारतीयों के हित में काम करने के वजह से इसको जो है सुधारात्मक वायसराय की संज्ञा दी गई। वायसराय मतलब ये कई सारे जो है सुधार किए। सबसे पहले लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय बनकर के आए तो जो लॉर्ड लिटन क्या किया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वही लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या करते हैं, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। प्रेस पर से प्रतिबंध क्या करते हैं, ये हटा देते हैं लॉर्ड रिपन। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में जिन छात्रों की उम्र घटा करके 19 वर्ष कर दिया था लिटन, वही रिपन का जब शासनकाल आता है तो फिर से ये बढ़ा करके क्या कर देते हैं, भारतीय छात्रों की उम्र 21 वर्ष कर देते हैं। सिविल सेवा में तैयारी करने वाले छात्रों की उम्र को बढ़ा करके क्या करते हैं, ये 21 वर्ष कर देते हैं। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत इन्हीं के समय से होती है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में होती है। तो साथियों यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रश्न में फंसाया जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ, तो पहली बार जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ। वहीं पर प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाएगा कि पहली बार नियमित जनगणना, जैसे ही प्रश्न में नियमित शब्द जुड़ जाएगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से प्रारंभ हुई और जो है आज तक चलती आ रही है। और लास्ट बार जो जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, 2011 में हुई थी। और नियमित जनगणना का मतलब होता है 10 वर्ष के अंतराल पर, 10 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना किया जाएगा
और 10 वर्ष के अंतराल पर जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुई, जो कि आज तक चली आ रही है। और लास्ट बार जो जनगणना हुई है 2011 में हुई है। ऐसे इस नियम के तहत जो है 2021 में जनगणना होना था, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में ही एक और महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि कहां लिखें, इधर लिख देते हैं। 1881 में क्या हुआ कि प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत यह होता था कि इस नियम से पहले जो भी भारतीय बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे को जो है कारखाना में काम करवाया जाता था, उसको छुट्टी नहीं दिया जाता था। भारतीय महिलाओं को जो है कारखाने में काम करवाया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो उस अवस्था में भी जो है उस महिला से काम करवाया जाता था। तो इसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया और इस कारखाना अधिनियम के तहत यहाँ कारखाना में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा प्रदान की गई, सुरक्षा प्रदान की गई। तो ये सब बात था लॉर्ड रिपन के बारे में, है ना। आगे जो है जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल समाप्त होता है उसके बाद जो है लॉर्ड डफरिन का शासनकाल आता है। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल आता है। तो अब डफरिन को देखते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अगला वायसराय के पद पर नियुक्त होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का जो शासनकाल रहता है ये 1884 से 88 तक रहता है। 1884 से 1888 तक रहता है। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि 1885 में क्या होता है कि कांग्रेस का गठन होता है। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। अभी आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कांग्रेस का गठन डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कांग्रेस के अंतर्गत जितने भी सारे अधिवेशन हुए हैं उसको भी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का गठन हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। डेट के साथ याद रखना है आपको, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। इसके शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में। और जब डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का गठन हुआ तो दूसरा अधिवेशन जो है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में यानी कि कलकत्ता में हुआ था। और कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ तो डफरिन क्या किया, इस अधिवेशन में जितने भी लोग उपस्थित हुए थे उसको इसने भोज खिलाया। फिर से समझिए, डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का गठन हुआ। 22 दिसंबर 1885 को कांग्रेस को गठन किया गया। कांग्रेस जैसे संगठन, राजनीतिक संगठन का गठन हुआ। और जब कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के तरफ से जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उसको डफरिन ने भोज खिलाया, पार्टी दिया। और उस पार्टी को कहा जाता है गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी, तो गार्डन पार्टी को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। गार्डन पार्टी कौन दिया, डफरिन दिया। ठीक। और 1885-86 के आसपास डफरिन को जो है कांग्रेस से लगाव था। लेकिन आगे चल करके डफरिन को क्या होता है, कांग्रेस से नफरत होने लगता है। डफरिन को आगे चलकर कांग्रेस से क्या होने लगता है, नफरत होने लगता है। और डफरिन अपने व्यक्तित्व में यह कहता है कि कांग्रेस जो है एक छोटी सी मतलब अल्प प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, अल्प प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। और उस समय कांग्रेस की स्थिति थी भी तो वैसे ही थी, है ना। लाखों करोड़ों की जनसंख्या थी और कांग्रेस में महज 1500 व्यक्ति हुआ करते थे। और सीधी सी बात है, नया संगठन तो बना ही था 1885 में, तो 85, 86, 87 के आसपास वो संगठन कितना मजबूत रहा होगा, रहा नहीं होगा। तो डफरिन को पहले कांग्रेस से लगाव था। देख रहे हैं कि कांग्रेस को जो है गार्डन पार्टी भी दे रहा है, भोज भी खिला रहा है। लेकिन आगे चल करके इसी कांग्रेस से डफरिन को क्या होता है, नफरत होने लगता है।
और जिसके वजह से डफरिन क्या कहता है कांग्रेस को कि ये जो है अल्प प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, मतलब छोटे से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि डफरिन जो है कांग्रेस के बारे में क्या बोला था। इसके बाद 1888 के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लैंसडाउन। अगला वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन का शासनकाल आता है और लैंसडाउन का शासनकाल जो है 1888 से 1894 तक रहता है। 1888 से लेकर के 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल रहता है। और इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि 1891 में सर्वसम्मति आयु अधिनियम पारित होता है। 1891 में क्या होता है? सर्वसम्मति आयु अधिनियम पारित होता है। सर्वसम्मति आयु अधिनियम। और लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में सर्वसम्मति आयु अधिनियम पारित होती है और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी का उम्र जो 14 वर्ष था, 14 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष कर दिया गया। 12 वर्ष कर दिया गया। और जब 14 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष कर दिया गया तो इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने इसका बढ़ चढ़ करके विरोध किया। इनका कहना था कि लड़कियों का उम्र जो विवाह नेटिव मैरिज नॉर्थब्रुक के समय जो आया था नेटिव मैरिज एक्ट, उसमें जो है लड़कियों की शादी का उम्र तो 14 वर्ष किया गया था, वो सही था। लेकिन इस सर्वसम्मति आयु अधिनियम के तहत जो लड़कियों की उम्र घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है, ये गलत है। तो ये हुआ क्यों? तो ये इसलिए हुआ कि एक रखमाबाई नाम की महिला थी। एक रखमाबाई नाम की एक महिला थी। उस महिला का क्या नाम था? रखमाबाई। ये जो है उस समय पढ़ी लिखी महिला थी रखमाबाई, है ना। और उस समय जो है ये डॉक्टर के पद पर थे, डॉक्टर बनी थी और पढ़ी लिखी महिला थी। रखमाबाई का शादी जो है दादाजी भीखाजी के साथ होता है। दादाजी भीखाजी के साथ जो है रखमाबाई का शादी हो जाता है। छोटे से उम्र में ही शादी हो जाता है। तो रखमाबाई क्या करती है कि अपने ससुराल नहीं जाती है। जब अपने ससुराल नहीं जाती है कई वर्षों तक, तो जो दादाजी भीखाजी थे वो इसका विरोध करते हैं, वो इसका विरोध कर देते हैं। और भीखाजी क्या करते हैं, मतलब रखमाबाई के जो हस्बैंड रहते हैं, पति, वो विरोध कर देते हैं और केस कर देते हैं। और केस करके ये कहते हैं कि रखमाबाई का विवाह मेरे साथ हुआ है और हमको जो है वैवाहिक जीवन जीने का अधिकार है रखमाबाई के साथ, और हम ये चाहते हैं कि रखमाबाई मेरे साथ रहे। तो जब ये केस किए तो केस जो फैसला आया, कोर्ट में जो फैसला आया, वो भीखाजी के पक्ष में आया। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब आप शादी की हैं रखमाबाई के साथ तो आपका बिल्कुल अधिकार है कि आप रखमाबाई के साथ जीवन व्यतीत करें और अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करें, बिताएं, है ना। अब रखमाबाई जो है इस बात से नाराज हुई। अब रखमाबाई क्या की, इस केस को लेकर के चल गई ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास जाकर के रखमाबाई अपना दुख दर्द सुनाती है कि भीखाजी जो है वो हमारे साथ रहना चाहते हैं जबकि हम नहीं रहना चाहते हैं। तो महारानी विक्टोरिया, वो भी महिला थी, महिला का दर्द समझी और ये महारानी विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की महारानी, उसने ये कहा कि आप दोनों को अगर साथ में, मतलब इसको ये क्या, रखमाबाई को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कहती है कि आपको नहीं रहना है भीखाजी के साथ तो नहीं रहिए। और सीधे तौर पर ब्रिटेन की महारानी क्या कि दोनों के वैवाहिक जो संबंध थे उस संबंध को ही खत्म कर दी। दोनों के वैवाहिक संबंध को ही खत्म कर दी। जब दोनों का वैवाहिक संबंध खत्म हो गया तो वहां के जो समाज सुधारक थे, भारत के समाज सुधारक थे, उसने ये सोचा कि पहले का जो शादी का उम्र 12 वर्ष था वही ठीक था और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो है 14 वर्ष कर दिया गया था, वो गलत था। फिर से हम क्या करते हैं कि 14 वर्ष की जगह उम्र को घटा करके 12 वर्ष कर देते हैं। तो इसलिए जो है इसके समय में, लैंसडाउन के समय में 1891 में सर्वसम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ और 14 वर्ष से घटा करके लड़कियों की शादी का उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया, जिसके वजह से बाल गंगाधर तिलक ने खुल करके विरोध किया। तो ये था लैंसडाउन के बारे में। लैंसडाउन के बारे में भारत और अफगानिस्तान के बीच, लैंसडाउन के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या हुआ, डुरंड रेखा खींचा गया। उस समय जो है पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा नहीं है। आजादी के समय पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है, जिस वजह से डुरंड रेखा वर्तमान में जो है
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन जब ये रेखा का निर्धारण हुआ था उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, इसलिए लैंसडाउन के शासनकाल में जो डुरंड रेखा खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। लेकिन वर्तमान में जो डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच न होकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे डुरंड रेखा को। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यहां तक समझ में आ गया? मिटा दें। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लैंसडाउन के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो शासनकाल रहता है साथियों 1894 से लेकर के 1898 तक रहता है। 1894 से लेकर के 1898 तक रहता है। इसका कहना यह था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और शासन भी तलवार पर ही किया जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना यह था कि भारत को जो है तलवार के बल पर जीता गया है, भारत को तलवार के बल पर क्या किया है? जीता गया है, और भारत में शासन भी हम करेंगे तो तलवार के बल पर ही करेंगे। ये कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का भारत के संदर्भ में यह कहना था कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी है। भले ही हम किसी और दूसरे राष्ट्र को खो सकते हैं लेकिन भारत को हम नहीं खो सकते हैं। अगर भारत को हम अपने हाथ से खो देंगे तो हमारे जीवन का यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। तो समझ सकते हैं भले ही भारत अपना देश जो है उस समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन उस समय जो है भारत अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था हमारा देश। वहां के वायसराय, जो भारत के वायसराय थे, उसका ये कथन है। क्या कथन है? ये कथन है कि भले ही हम दूसरे राष्ट्र को अपने हाथ से खो सकते हैं लेकिन भारत को नहीं खो सकते हैं। जब भारत हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। ये जो है एक भारत का वायसराय कह रहा है, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज वायसराय कह रहा है। सोचिए भारत का महत्व उस समय भी अंग्रेजों के लिए कितना रहा होगा, ये सोचने की बात है। ठीक। और भारत को इसने ये कहा कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य की क्या है? धुरी है, हम भारत को जो है नहीं खो सकते हैं। एल्गिन द्वितीय का कथन था। ठीक। इसके समय में क्या हुआ? महाराष्ट्र के पूना में प्लेग फैला। महाराष्ट्र के पूना में क्या फैला? प्लेग नामक एक बीमारी होती है, प्लेग फैला। और जब पूना में जब प्लेग फैला तो 1857 में रेंड और आयर्स की हत्या कर दी गई। 1857 में एक प्लेग अधिकारी था जिसका नाम था रेंड और आयर्स। रेंड और आयर्स जो है प्लेग अधिकारी हुआ करता था और इस दोनों की जो है हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दिया। इसकी हत्या कौन कर दिया? चापेकर बंधुओं ने कर दिया। चापेकर बंधुओं ने इसकी हत्या कर दिया। अब चापेकर बंधुओं ने इन दोनों का हत्या क्यों किया? तो पूना में जब प्लेग फैला तो वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका नाम क्या था? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था रेंड और आयर्स। इसका काम यह था कि घर घर जाकर के निरीक्षण करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है कि प्लेग से कैसे बचे, इसके निवारण के बारे में बताना था। तो ये क्या करता था कि घर घर में घुस करके भारतीय महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था, भारतीय लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी करता था, जिस वजह से ये जो है जानकारी चापेकर बंधुओं को लगी और चापेकर बंधु क्या किया? रेंड और आयर्स का सेवा समाप्त कर दिया। और जो चापेकर बंधु हत्या किया था उसका नाम था बालकृष्ण और दामोदर। जो चापेकर बंधु हत्या किया था उसका नाम था बालकृष्ण। एक भाई का नाम बालकृष्ण था और एक भाई का नाम दामोदर था। तो ये बालकृष्ण और दामोदर चापेकर बंधु थे और यही दोनों भाई को पता लगा कि रेंड और आयर्स क्या कर रहा है? भारतीय महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। तो ये क्या करते हैं? इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। ठीक। तो ये था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के बारे में इतनी जानकारी। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद जो अगला वायसराय के पद पर नियुक्त होता है साथियों, उसका नाम रहता है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और कर्जन का जो शासनकाल रहता है 1899 से लेकर के 1905 तक। 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहता है। कर्जन ऐसा बात नहीं है कि
जब ये वायसराय बनकर के आया तो कई सारे महत्वपूर्ण काम भी किया, कई एक सारे महत्वपूर्ण काम भी किया। इसने जो है विश्वविद्यालय गठन का भी निर्माण करवाया, विश्वविद्यालय गठन यानी विश्वविद्यालय आयोग का भी निर्माण कराया। लेकिन इसके एक काम के वजह से, कर्जन के एक काम के वजह से इसको जो है औरंगजेब की संज्ञा दी गई कर्जन को। इसका एक काम ये क्या किया था, सबसे घटिया काम ये किया था ये कि बंगाल का विभाजन करवा दिया था ये कर्जन। कर्जन जो है बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर करवाया था। लोगों को ये बोला था कि हम बंगाल का विभाजन जो है प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर करवा दिया और ये जो है सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया, यानी कि फूट डालो और राज्य करो के नीति के तहत हिंदुओं को मुसलमान के प्रति भड़काना और मुसलमान को हिंदुओं के प्रति भड़का करके फूट डालो और राज्य करो के नीति को अपनाया। और जिस वजह से कर्जन ने बंगाल को विभाजन करवाया 1905 में। भले ही कर्जन ने 1905 में इसके शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन इसके शासनकाल में बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन जो है कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो वायसराय बनता है उसके शासनकाल में बंगाल क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन को जो है आधुनिक भारत का औरंगजेब की संज्ञा दिया गया। आधुनिक भारत का औरंगजेब बोला गया किसको, कर्जन को। और ये बात बोले कौन, तो ये जो बात बोले गोपाल कृष्ण गोखले बोले। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या कहना था, गोपाल कृष्ण गोखले का ये कहना था, गोपाल कृष्ण गोखले का ये कहना था कि अंग्रेज कर्जन क्या है, आधुनिक भारत का क्या है, औरंगजेब है। इतना ये क्रूर अताई था, मतलब सिर्फ एक काम के वजह से जो है इसकी इतना हिनाई हुई भारत में। ठीक, इसने जो है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसका ये कहना था कर्जन का कि पूर्व में एक ऐसा देश है जहां पर छात्रों को विश्वविद्यालय से डिग्री ही नहीं मिलता है। अभी भी आप देख रहे होंगे, कहीं से आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बीए बीएससी कर रहे होंगे, तो जो 3 साल का कोर्स होता है उसको 4 साल 5 साल में पूरा किया जाता है। बिहार में कई एक सारा यूनिवर्सिटी है जहां पर जो 3 साल की डिग्री को 4 साल 5 साल में जो है पूरा किया जाए। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी का आप हाल देख लीजिए, 3 साल में कोर्स होना चाहिए तो 4 साल 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो समस्या है साथियों, आज की समस्या नहीं है, ये समस्या कर्जन के समय से ये समस्या है। तो इस चीज को सुधार करने के लिए कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन करवाया, विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन करवाया ताकि छात्रों को जो है समय पर डिग्री मिल सके। ठीक, उसके बाद मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कर्जन क्या करता है, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का निर्माण करता है, अकाल आयोग बनाता है जिसके तहत जब अकाल पड़ेगी तो लोगों को क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा। तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का निर्माण करता है। वहीं एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रयू फ्रेजर, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि कर्जन क्या करता है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या करता है, ये एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करता है। पुलिसिया लाइन में क्या हो रहा होता है, भ्रष्टाचार हो रहा होता है। तो पुलिस आयोग का गठन जो है पुलिस में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पुलिस सेवा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कांग्रेस क्या करता है, पुलिस आयोग का गठन करता है। तो देख रहे हैं ये सब सुधारात्मक कार्य भी कर्जन कर रहा है। पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कर्जन कर रहा है। फिर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कर रहा है। विश्वविद्यालय में सुधार लाने के लिए 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन कर्जन कर रहा है। लेकिन ये जो है सांप्रदायिकता का जो बढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता का जो इसने बढ़ावा दिया, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति जो है भड़का करके लड़ाने का काम किया और फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया और बंगाल का जो विभाजन किया, इस 1-2 वजह से जो है इसको औरंगजेब की संज्ञा गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया कर्जन को। तो साथियों ये था कर्जन के बारे में। और कर्जन के बारे में 1-2 चीज और है कि कर्जन का कहना यह था कि कांग्रेस का जो महल है, कर्जन का कथन यह था कि कांग्रेस का जो महल है भरभराकर गिरने वाली है, कांग्रेस का जो महल है भरभराकर गिरने वाली है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस का मृत्यु हमारे जीते जी हो, हम चाहते हैं कि कांग्रेस का मृत्यु हम जीते जी देखें। इसने कांग्रेस के ऊपर
व्यंग करते हुए कहा था। इसी प्रकार कर्जन ने कलकत्ता के महापौर के ऊपर व्यंग करते हुए कहा था, नगर पालिका का जो महापौर था कलकत्ता के, उसके ऊपर व्यंग करते हुए कर्जन ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बने, है ना। इस तरह का व्यंग जो है कर्जन के बारे में बोला जाता है। ठीक, इसके बाद जो है बंगाल विभाजन की घोषणा प्रशासनिक आधार पर किया जाना था, लेकिन कर्जन क्या करता है, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है बंगाल विभाजन कर देता है। ठीक, सांप्रदायिक के आधार पर। उसके बाद एक अंग्रेज सेनापति रहता है, अंग्रेज सेनापति जिसका नाम रहता है किचनर, और किचनर से कर्जन को विवाद होता है, और उसके बाद विवाद होने के बाद कर्जन जो है वापस कहां चल जाता है, ब्रिटेन चल जाता है, लंदन चला जाता है। तो साथियों ये था कर्जन के बारे में। और कर्जन के बाद जो है आने वाला वायसराय को पढ़ेंगे, और कर्जन के बाद जो वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कर्जन के बाद जो वायसराय बनता है उसका नाम क्या रहता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो आइए साथियों अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय को पढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल रहता है दोस्तों 1905 से लेकर के 1910 तक, 1905 से लेकर के 1910 तक, है ना। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल रहता है। और ये जो है ये सांप्रदायिक, ये भी कम खचरा नहीं था, ये जो है और मतलब क्या बोले इसके बारे में, ये जो है और सांप्रदायिकता को क्या किया, बढ़ावा दिया। मतलब भारत में कैंसर, एक प्रकार का कैंसर को बढ़ावा दिया था ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मुसलमानों को खुलकर हिंदुओं के प्रति भड़काने का काम किया, भारतीय मुसलमानों को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय क्या किया कि भारत में जो भी थोड़ा पढ़े लिखे मुसलमान थे, शिक्षित वर्ग के मुसलमान थे, उसको इसने ये कान में भर दिया बात कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व थोड़ी करती है। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, और वह एक हिंदू का संगठन है, वो तुम लोग का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी कांग्रेस। और यहाँ के मुसलमानों को भड़काने का काम किया लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय यहाँ के मुसलमानों को भड़काने का काम किया, और उसके बाद यहाँ के मुसलमानों को ये कहा कि तुम जो है यहाँ की सरकार से, मतलब हमसे ये मांग करो, पृथक निर्वाचन का मांग करो, पृथक निर्वाचन का मांग करो। मतलब आने वाला समय में जब चुनाव हम करवाएंगे तो उस चुनाव में तुम थोड़ी ही जीत पाओगे, तुमको थोड़ी कोई वोट दे पाएगा, तुम्हारी तो जनसंख्या कम है। तो तुम क्या करो, पृथक निर्वाचन का मांग करो, और पृथक निर्वाचन के तौर पर यह मांग करो कि हमारा जो चुनाव का व्यवस्था होगा, हम चुनाव अलग से लड़ेंगे, है ना। और उस चुनाव में भाग सिर्फ मुसलमान लेगा, और वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम होंगे, है ना। चुनाव भी मुस्लिम लड़ेगा, और वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम होंगे। और ये सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक चुनाव के लिए जो है इसने जो है क्या किया, मुसलमानों को सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड मिंटो ने भड़काया। ठीक, और पृथक निर्वाचन की मांग करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के कान भर दिया, मुसलमानों को कान भर दिया। उसके बाद ये मुसलमानों को कहा कि तुम जो है पृथक निर्वाचन का क्या करो, मांग करो। ठीक, पृथक निर्वाचन का मांग करो। तो साथियों होता क्या है कि 1908 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1908 में अमृतसर में कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में जो है आगा खां अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन जब अमृतसर में होता है 1908 में, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आगा खां कर रहे थे, है ना। और जब अमृतसर में 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और आगा खां अधिवेशन कर रहे होते हैं, भले अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इसी समय जो है पृथक निर्वाचन की मांग की गई होती है, पृथक निर्वाचन की मांग को रखी जाती है। और लॉर्ड मिंटो ने तो भड़काया ही था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए, और 1908 में मांग किया गया, और 1909 में जो है पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दे दिया गया। 1909 में जो है पृथक निर्वाचन की स्वीकृति दे दिया गया वायसराय के तरफ से। जब 1909 में पृथक निर्वाचन की स्वीकृति मुसलमानों को मिल गई, भारतीय मुसलमानों को मिल गई, है ना,
तो जब 1909 में पृथक निर्वाचन की स्वीकृति मिल गई तो इस चीज को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, इस चीज को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। जब कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया तब लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने फिर से मुसलमानों को कहा कि देखा, हम कह रहे थे ना कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात तो हम पहले ही बोले थे। तो मुसलमानों को लगा ये बात तो सही कह रहा है, ये बात जो है सही कह रहा है कि कांग्रेस जो है हमारे हितों का ख्याल नहीं रखती है और कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। और जब इसका विरोध कांग्रेस ने किया और फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मुसलमानों को कान भर के भड़का दिया, उसके बाद जो है मुसलमान पूर्ण रूप से इसके बात में आने लगे। ठीक, पूर्ण रूप से इसको बात में आने लगे। और इसी के शासन काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और अगर यह मुस्लिम लीग का स्थापना साथियों ना हुआ होता तो आज जो है मुस्लिम लीग का अगर स्थापना न हुआ होता तो आज भारत के 2 टुकड़े न हुए होते। मुस्लिम लीग का जो स्थापना कराने में इसी का हाथ है, यही लॉर्ड मिंटो द्वितीय का हाथ है, जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते देते जो है क्या करवा दिया, मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया। और एक चीज आपको ध्यान रहे कि भारत के सारे मुसलमानों को अलग राष्ट्र नहीं चाहिए था, अलग राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को चाहिए था, मतलब मुस्लिम लीग को चाहिए था, मुस्लिम लीग को चाहिए था। अगर सारे के सारे मुसलमानों को अलग राष्ट्र चाहिए होता तो आज भारत में मुसलमान नहीं रहे होते, सब के सब मुसलमान चले गए होते। लेकिन इस मुस्लिम लीग को चाहिए था, यानी कि जिन्ना को चाहिए था, जिन्ना को जो है कुर्सी का लालच था, जिन्ना को चाहिए था कि हमें कुर्सी मिले, हमें जो है प्रधानमंत्री बने और हमें जो है धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र मिले। और मुस्लिम लीग के कारण ही क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए आगे चल करके। और इसका श्रेय जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ही दिया जाता है। इतना घटिया किस्म का एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर मुस्लिम लीग का बीज बो दिया 1906 में, और 1947 आते आते जो है भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत के 2 टुकड़े हो गए। ठीक, तो ये था इसके बारे में। इसके बाद जो अगला वायसराय बनता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बनता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो शासन काल रहता है 1910 से 1916 रहता है, 1910 से 1916 रहता है, 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन काल रहता है। और इसके शासन काल में साथियों क्या होता है कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसके शासन काल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार 3 गो हुआ है। एक आपको महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद का उपाधि देने के लिए जो लिटन करवाया था वो हुआ 1877 ईस्वी के आसपास। एक दिल्ली दरबार जो है 1910-11 में होता है, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन। और ये तृतीय दिल्ली दरबार होता है। और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कर्जन के शासनकाल में 1903 में होता है, 1903 में होता है। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में होता है। और ये क्यों होता है तो ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का आगमन होने वाला था भारत, जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होने वाला था। और इनकी बीबी मेरी का, जॉर्ज पंचम और इनकी जो है मैरी के जो है भारत आगमन होने वाला था। और इसी के सम्मान में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के सम्मान में किया गया था। तो जब जॉर्ज पंचम का आगमन भारत हुआ तो इसने बंगाल का भ्रमण किया। जॉर्ज पंचम कहाँ का भ्रमण किया? बंगाल का भ्रमण किया। तो जब जॉर्ज पंचम बंगाल का भ्रमण किया तो बंगाल में जॉर्ज पंचम का काफी विरोध हो रहा था। बंगाल में जो है जॉर्ज पंचम का काफी विरोध हो रहा था। तो जॉर्ज पंचम ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर जो है हमारा विरोध इतना हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जॉर्ज पंचम को यह पता चला कि बंगाल में इतना विरोध होने का कारण यह है कि कर्जन के शासनकाल में बंगाल को यह कह करके बांटा गया था कि हम बंगाल को प्रशासनिक आधार पर अलग करेंगे। और उसने जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए बंगाल को सांप्रदायिक के आधार पर जो है बंगाल को अलग कर दिया, जिस वजह से जो है बंगाल में जॉर्ज पंचम का क्या होने लगा? विरोध होने लगा। भले ही कर्जन के शासनकाल में बंगाल को
दो टुकड़ा किया गया था, लेकिन जो दो टुकड़ा हुआ था वो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ, क्योंकि बंगाल को बंटने से पहले ही कर्जन को किचनर से विवाद हो गया और जिस वजह से कर्जन कहां चल गया, ब्रिटेन चल गया। तो जब बंगाल में जॉर्ज पंचम का विरोध हुआ और पंचम को यह पता चला कि बंगाल विभाजन के माध्यम से बंगाल विभाजन को लेकर के जो है हमारा विरोध हो रहा है, तो इसने क्या किया, जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और बंगाल विभाजन को रद्द करके पुनः बंगाल का जो है पुनर्विभाजन किया गया, पुनः बंगाल का जो है पुनर्विभाजन किया गया। और बिहार के जो कांग्रेस नेता थे, बिहार के कांग्रेस नेता थे, इसने जॉर्ज पंचम के सामने ये मांग रखी कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाए, बिहार झारखंड और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जाए और बिहार झारखंड उड़ीसा को एक सम्मिलित राज्य बनाया जाए। तो इस चीज को भी जॉर्ज पंचम ने स्वीकार किया। और जॉर्ज पंचम ने जब इस चीज को स्वीकार किया तो कांग्रेसी नेता के मांग पर 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बिहार का गठन किया गया। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया और उस समय बिहार के अंतर्गत उड़ीसा और झारखंड भी आया करते थे। ठीक, आगे चल करके 1936 ईस्वी के आसपास शायद उड़ीसा अलग होता है और 2000 के आसपास जो है झारखंड अलग होता है। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन किया गया और भारत की राजधानी वो जॉर्ज पंचम के शासनकाल में ही कहां परिवर्तन किया गया, तो दिल्ली परिवर्तन किया गया। 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन जॉर्ज पंचम जो है तृतीय दिल्ली दरबार में इनका आगमन होता है और उसमें यह घोषणा होती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तन करके कहां लिया जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा भारत की राजधानी को। और 1 अप्रैल 1912 से वर्तमान में आज तक भारत की राजधानी कहां है, दिल्ली है। तो 22 मार्च 1912 को आप ध्यान में रखेंगे कि बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912। राजधानी हस्तांतरण का काम हुआ 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली ले जाया गया और वर्तमान समय अभी तक भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। ठीक, तो ये सब था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। ठीक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में ये सब तमाम घटनाएं घटित होती है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही कुछ और महत्वपूर्ण घटना होती है। वो महत्वपूर्ण घटना होती है महात्मा गांधी जो है 1915 में क्या होता है, 1915 में महात्मा गांधी जो है वापस लौटते हैं। 1915 में महात्मा गांधी का क्या होता है, भारत आगमन होता है। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914। इसके शासनकाल में ही, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई। साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला है। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चली है और 1914 इसी के शासनकाल में आता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन वही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति बोले तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होती है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद जो अगला वायसराय रहता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद चेम्सफोर्ड बनता है और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1918 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है, समापन होता है। तो ये था साथियों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद चेम्सफोर्ड को देखते हैं, जितने भी वायसराय को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने जितने भी गवर्नर जनरल को पढ़ा या वायसराय को पढ़ा,
उसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। सब घटना को नहीं ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण घटना को हम यहाँ बता रहे हैं उस सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। यहीं से जो है प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, और आप जो है अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप फंसेंगे भी। थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक तो है, याद रखना, है ना। और ये थोड़ा उबाऊ चैप्टर भी है, ठीक, लेकिन क्या कीजिएगा, इसी में सब कुछ रखा छिपा हुआ है, भारतीय इतिहास का सार, आधुनिक इतिहास का। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब अगला वायसराय बनता है, इसका शासनकाल रहता है 1916 से लेकर के 1921 तक। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर बना रहता है, और इसके शासनकाल में कई एक सारे महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे कि 1917 में क्या होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है इसी के शासनकाल में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद में, 1918 में क्या होता है, इसी के शासनकाल में अहमदाबाद में मिल मजदूर द्वारा आंदोलन होता है। मिल मजदूर द्वारा क्या होता है, हड़ताल होता है। 1918 में मिल मजदूर हड़ताल होता है। उसके बाद 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है। खेरा सत्याग्रह होता है 1918 में ही। उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू होता है इसी के शासनकाल में। 1919 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम पारित होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही। इसी के समय में जो है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1918 में जो है प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, थोड़ी देर पहले बताया है, प्रथम विश्व युद्ध का जो है समापन भी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हो जाता है। जलियांवाला बाग होता है 1919 में, इसी के शासनकाल में जो है जलियांवाला कांड भी होता है। इस सब कांड के बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ना है। जलियांवाला कांड होता है, और इसी के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन होता है और असहयोग आंदोलन भी होता है इसी के शासनकाल में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन इसी के शासनकाल में साथियों होता है। तो लॉर्ड, इस सब आंदोलन के बारे में आपको जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चालू करेंगे, तो वो सब चीजों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था वो हुआ, खेरा सत्याग्रह हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 इसी के शासनकाल में पारित हुए, जलियांवाला जो कांड हुआ चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ, और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका समापन भी जो है साथियों चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ। तो ये सब जो है चेम्सफोर्ड के बारे में जो है आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगला वायसराय बनता है उसका क्या नाम रहता है, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है 21 से 26 है। रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है साथियों 1921 से लेकर के 1926 तक है लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन होता है। इसके शासनकाल में क्या होता है, असहयोग आंदोलन तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसके शासनकाल में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। असहयोग आंदोलन जो है साथियों 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1920 से 1922 तक चला था, लेकिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहता है, तो शुरुआत इसके समय में होती है, लेकिन इस आंदोलन को दबा दिया जाता है रीडिंग के शासनकाल में। रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक जो है एकमात्र ऐसा वायसराय हुआ जो यहूदी था। अभी तक जो भारत के जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में पढ़े वो सबके सब ईसाई था, लेकिन रीडिंग एक ऐसा वायसराय हुआ जो यहूदी था। इसने जो है असहयोग आंदोलन को दबाया कैसे, तो रीडिंग क्या किया कि असहयोग आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी महात्मा गांधी के साथ चल रहे थे, तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को ये उकसाने का काम किया। ये चाहता था कि असहयोग आंदोलन भड़के, और जब असहयोग आंदोलन भड़केगा तो हम जो है दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई करते हुए इस आंदोलन को क्या करेंगे, दबा देंगे। तो लॉर्ड रीडिंग क्या किया, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को उकसाया, और जब
असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोग जब उसक गए मतलब ये तंग करने लगा, मतलब दमनात्मक कार्रवाई करने लगा ताकि जो है भीड़ उसके, और जब इसके दमनात्मक कार्रवाई करने के बाद जब भीड़ उसका, तो असहयोग आंदोलन के लोगों ने ही एक घटना को अंजाम दिया, जिस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के नाम से है जाना जाता है। और चौरी चौरा जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा जो कांड हुआ था साथियों 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बारे में जो है आगे विस्तार से पढ़ना है। अभी आप यहाँ ध्यान में रखिए कि असहयोग आंदोलन को भड़काने का काम रीडिंग किया, और जब असहयोग आंदोलन भड़क गया तो यहाँ के लोगों ने 4 फरवरी 1922 को एक घटना को अंजाम दिया, चौरी चौरा कांड को अंजाम दिया। यहाँ पर जो एक पुलिस थाने को जला दिया गया, और जब ये चौरी चौरा कांड हुई तो महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए, यानी कि स्थगित कर दिए। स्थगित, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किए, स्थगित कर दिए, यानी कि इस आंदोलन को वापस ले लिए। जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिए, और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद महात्मा गांधी क्या किए, केसर ए हिंद को वापस लौटा दिए। महात्मा गांधी केसर ए हिंद को क्या किए, लौटा दिए। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक सम्मान था केसर ए हिंद, और केसर ए हिंद को महात्मा गांधी क्या किए, लौटा दिए। तो ये सब चीजें थी असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसको दबाने का प्रयास लॉर्ड रीडिंग ने किया। इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में काकोरी कांड भी हुआ था। इसी के शासनकाल में काकोरी कांड हुआ था, और काकोरी कांड हुआ था 1925 में। काकोरी कांड जो है एक रेलवे में जो एक ट्रेन में जो है सरकारी खजाना था उसको लूटा गया था, और ये काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। इसको जो है आप डेट के साथ याद रखेंगे। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ। काकोरी एक रेलवे स्टेशन है, वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, और जो सरकारी खजाना ट्रेन में जा रहा था उसको जो है क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लूट लिया था, ठीक। तो ये सब चीजें थी रीडिंग के शासनकाल में, जो है आपको समझाने का हमने क्या किया, प्रयास किया। रीडिंग के बाद जो अगला वायसराय बनता है भारत का, वो रहता है लॉर्ड इरविन। रीडिंग के बाद जो अगला वायसराय रहता है भारत के पद पर, मतलब भारत के वायसराय के पद पर जो नियुक्त होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर के 1931 तक भारत के वायसराय के पद पर बना रहता है। इसके शासनकाल में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसके शासनकाल में क्या हुआ, तो साथियों साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और जब साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और इसी विरोध करने के अंतर्गत लाला लाजपत राय के सर पर पुलिस ने लाठी से प्रहार किया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक। और साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था, और 1926 से 1931 के बीच में 1928 आता है। तो आप इस चीज को, साइमन कमीशन को भी आप ध्यान में रखेंगे कि साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। इसके शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ सन 1930 में। सन 1930 में जो है प्रथम गोलमेज आयोजन का सम्मेलन किया गया लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था, और ये भी जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दिल्ली समझौता, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुई थी दिल्ली में, उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, और यह समझौता 1931 में हुई थी। तो इरविन के शासनकाल में साथियों साइमन कमीशन का आगमन हुआ,
इसमें एक भी भारतीयों का न होने की वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई इसके शासनकाल में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, वो भी इरविन के शासनकाल में ही हुआ। तो ये सब इरविन के बारे में था। इरविन के बाद जो अगला वायसराय बनता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन इरविन के बाद जो अगला वायसराय के पद पर नियुक्त होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल रहता है 1931 से 36, 1931 से लेकर के 1936 तक जो है वेलिंगटन का शासनकाल रहता है। ठीक, इसके समय में क्या होता है कि लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसा वायसराय था जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसा वायसराय हुआ जो कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था मुंबई में, कांग्रेस का अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, और उस अधिवेशन में ये क्या हुआ, भाग लिया। मतलब जितने भी वायसराय हुए उस वायसराय में से वेलिंगटन एक ऐसा वायसराय हुआ जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो है मुंबई में कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन में वेलिंगटन क्या किया, भाग लिया। ठीक, और जिस अधिवेशन में ये भाग लिया उसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मतलब एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे कि एकमात्र कौन सा वायसराय हुआ जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन ने जिस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। वेलिंगटन के समय में 1931 और 1932 में, संभवतः 1931 में द्वितीय गोलमेज आयु सम्मेलन होता है, और 1932 में जो है तृतीय गोलमेज यानी कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है ना। दो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1931 और 1932 ये हुआ है वेलिंगटन के समय में, और वही जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो हुआ है वो हुआ है लॉर्ड इरविन के समय में। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, उस चीज को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये था वेलिंगटन के बारे में। और वेलिंगटन का शासनकाल रहता है 1931 से लेकर के 1936, और इसी के बीच में आता है साथियों 1935। और 1935 में एक सबसे बड़ा ये होता है कि भारत शासन अधिनियम लागू होता है। 1935 में क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो अभी वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में लगभग 250 के आसपास जो अनुच्छेद है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लगभग 250 के आसपास जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो याद रखेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो वेलिंगटन के शासनकाल में आया था, वेलिंगटन के शासनकाल में आया था। इसके बाद वेलिंगटन के बाद जो वायसराय के पद पर नियुक्त होता है वो रहता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। आज की क्लास में सारे वायसराय को समाप्त कर देंगे, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन समाप्त कर ही देना है। लॉर्ड लिनलिथगो अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम रहता है क्या, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो का जो शासनकाल रहता है 1936 से 1943 तक रहता है। 1936 से 1943 तक जो है लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल रहता है। और इसके शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में साथियों 1937 में क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है। प्रांतीय विधानसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में होता है। और इसके शासनकाल में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है, और यह युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और
इस युद्ध की शुरुआत लिनलिथगो के शासनकाल में ही होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत होती है लिनलिथगो के शासनकाल में होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके शासनकाल में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लिनलिथगो के शासनकाल में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1940 में इसी के शासनकाल में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं। ठीक, महात्मा गांधी करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत क्यों होती है दोस्तों? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में इसके शासनकाल में, तो अंग्रेज जो है ये कह रहा था कि भारत जो है ब्रिटेन के साथ खड़ी है, लेकिन भारत की सैनिक यानी कि भारत जो है ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा था। और जब महात्मा गांधी ने उसी के वजह से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करके उसने ये कहा कि जो है भारत ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में है, खड़ा नहीं है। तो लिनलिथगो के शासनकाल में ये सब तमाम घटनाएं घटित हुई। इसको बारे में आपको हमने बताने का प्रयास किया। इसके बाद जो है अगला वायसराय के पद पर जो व्यक्ति आता है उसका नाम रहता है लॉर्ड वेवेल। लिनलिथगो के बाद जो वायसराय के पद पर जो अगला व्यक्ति नियुक्त होता है उसका नाम रहता है लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल का शासनकाल जो है साथियों रहता है 44 से 47। वेवेल का जो शासनकाल रहता है 1944 से लेकर के 1944 से 47 नहीं 1944 से 47 तक ही 1944 से 47 तक जो है लॉर्ड वेवेल का शासनकाल रहता है। ठीक, 1944 से 47 तक वेवेल का शासनकाल रहता है। और इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वेवेल के समय में क्या होता है? अंत हो जाता है। ठीक, 39 से 45 तक ये युद्ध चलता है। 39 से 45 तक युद्ध चलता है। 39 में लिनलिथगो का शासनकाल रहता है। लिनलिथगो के शासनकाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अंत जो होता है वो वेवेल के शासनकाल में होता है। तो आप साथियों इस चीज को याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 में हुआ, लेकिन इसका समापन 1945 में इसके शासनकाल में हुआ। तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ। वेवेल के शासनकाल में दंगा बहुत हुआ था, है ना। दंगा जो है वेवेल के शासनकाल में बहुत हुआ और ये दंगा जो है इससे संभल भी नहीं पा रहा था वेवेल से। 1946 में इसी के शासनकाल में क्या हुआ? नौसैनिक विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में क्या हुआ? नौसैनिक विद्रोह हुआ वेवेल के शासनकाल में। तो इस चीज को भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। इसी के शासनकाल में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया और 2 सितंबर 1946 को इसी के शासनकाल में साथियों 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही किया गया था। इसके बाद जब इसका शासनकाल समाप्त होता है साथियों, तो अगला जो है भारत के वायसराय बनकर के आते हैं, उसका नाम रहता है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और इनका जो शासनकाल रहता है फरवरी 1947 से 1948 तक, फरवरी 1947 से 1948 तक इनका शासनकाल रहता है, यानी कि जून 1948 तक। फरवरी 1947 से जून 1948 तक माउंटबेटन का शासनकाल रहता है। और इसने माउंटबेटन जब भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त हुए तो इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन 3 जून 1947 को क्या करते हैं कि माउंटबेटन योजना जो है यहाँ के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और माउंटबेटन योजना में
इस बात का जिक्र था कि 15 अगस्त को जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा और उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले जो है भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिए जाएंगे, दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये था माउंटबेटन के बारे में। और जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनते हैं और 3 जून 1947 में जो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं और माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है साथियों, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत का बंटवारा होकर के एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म होता है, एक अलग पाकिस्तान का जन्म होता है। उसके बाद जब भारत अपना देश आजाद हो जाता है तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय के पद के जगह पर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो बैठने वाले व्यक्ति होते हैं वो होते हैं साथियों चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इस तरह से माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय हुए, भारत के अंतिम वायसराय हुए और स्वतंत्र भारत के बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन हुए। लेकिन स्वतंत्र भारत के बनने वाले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वहां पर उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इस तरीका से जो है 1948 में जून 1948 तक, आजादी के बाद जून 1948 तक माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बने रहते हैं क्योंकि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के अंतिम वायसराय भी माउंटबेटन होते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति भी लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। और साथियों होता क्या है कि आगे चल करके 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जून 1948 को माउंटबेटन जो है वापस ब्रिटेन चले जाते हैं। उसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल यानी कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले व्यक्ति होते हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं और 1950 के आसपास जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इस तरीका से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले प्रथम और अंतिम व्यक्ति जो हुए वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। उसके बाद 1950 के आसपास में इस भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है साथियों। उसके बाद जो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 की होती है और उसी दिन इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करते हुए एक गवर्नर जनरल के पद के जगह पर भारत के राष्ट्रपति का पद लाया जाता है और संविधान सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे सभी की सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है साथियों। और जो है वायसराय या गवर्नर जनरल के पद पर राष्ट्रपति का पद लाया जाता है और इसी तरीके से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और अभी जो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू। तो साथियों आज की क्लास में भारत के वायसराय के पद के बारे में पढ़ा। आपने ये देखा कि भारत के वायसराय जितने भी लोग बने उसने समय समय पर अपने अपने शासन काल में कई एक सारे महत्वपूर्ण काम किए। जो हमारा देश भारत कभी अंग्रेजों के जंजीर में बंधा हुआ था वही देश भारत 1947 में आकर के आजाद हो जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद तो होता है लेकिन भारत के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं सांप्रदायिक के आधार पर।
संप्रदाय के आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, पर आजादी से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का जन्म होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। ठीक है, जय हिंद।